हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। चलिए यार, मैं भी मस्त। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग बिल्कुल कम समय में पूरे चैप्टर को एवरीथिंग इन डिटेल्स स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो इसलिए यार बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से इस चैप्टर पे आते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस केमिकल रिएक्शन को पहले हम समझेंगे एंड देन केमिकल इक्वेशन को समझेंगे। तो जो केमिकल रिएक्शन है ना, उसको समझने के लिए उसको समझने से पहले हम दो टर्म को समझेंगे, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। क्या होता है यार फिजिकल चेंज, क्या होता है केमिकल चेंज और किस तरह से केमिकल रिएक्शन इससे रिलेटेड है, इस चीज को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल चेंज देख लेते हैं। फिजिकल चेंज आखिरकार होता क्या है? फिजिकल चेंज तो आप लोग यार बचपन में पढ़े होगा फिजिकल चेंज के बारे में। ऐसे कोई भी चेंजेस, those changes in which no new substances are formed is called physical change। तो देखो यार, those changes in which no new substances are formed। मैं देखो यार शॉर्ट में मैं नोट्स भी लिखता रहूंगा, जहां आप लोगों को लगेगा आप लोग यार स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, मान ले यार ये मेरे पास पेन है, इस पेन को मान ले मैंने तोड़ दिया। यदि मैं पेन को तोड़ दिया तो क्या कोई नया सब्सटेंस हमें मिलेगा? नहीं यार, वही पेन के दो टुकड़े मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो यार हमने किसी कांच के गिलास को लिया और उसको छोड़ दिया जमीन पे, तो जमीन पे गिरते ही वो कांच का जो ग्लास था ना वो टूट जाएगा। लेकिन क्या कांच का ग्लास कुछ और बन जाएगा क्या? कोई हीरा सोना तो नहीं बन जाएगा ना। वो कांच का ग्लास पहले भी था, टूटने के बाद भी कांच ही रहने वाला है। इसका मतलब ये जो है ना, इस तरह का जो चेंज है ये आपका फिजिकल चेंज होगा। जैसे हमने मान लो बर्फ को हीट किया, आइस को यदि हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? लिक्विड वाटर मिलेगा। लिक्विड वाटर को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेपर मिलेगा। तो यहाँ पे आइस की बात कर लो, लिक्विड वाटर की बात कर लो, या फिर वेपर या स्टीम की बात कर लो, है तो सबके सब पानी ही ना, सबके सब है तो वाटर ही ना। उसी के 3 डिफरेंट फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड और गैस है। मतलब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, आइस का लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होना, लिक्विड वाटर से फिर स्टीम में कन्वर्ट होना, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, लेकिन हर जगह है तो पानी ही, वही H2O वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब इस प्रोसेस में भी कोई न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस जहां न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसे ही प्रोसेस को हम फिजिकल चेंज कह देते हैं। तो एग्जांपल की यदि हम बात करें, तो एग्जांपल में सबसे पहले ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, फिर से तुम्हारा मेल्टिंग ऑफ आइस, इसके बाद इवापोरेशन ऑफ वाटर। ये सारे प्रोसेस क्या हो जाएंगे? इवापोरेशन ऑफ वाटर। ये सारे चीजें क्या है आपके फिजिकल चेंज के एग्जांपल है। तो यार फिजिकल चेंज तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो यार, और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग केवल उसी बात को करेंगे जो आपके काम का होगा, जो आपके बोर्ड के लिए, जो स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैं केवल उसकी बात करने वाला हूँ। ठीक है ना? फिजिकल चेंज में और भी बहुत कुछ बताने के लिए बातें हैं, लेकिन मैं फालतू का डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस टू द पॉइंट हम रखेंगे, क्योंकि अपने को ये जो लेक्चर्स है ना, वन शॉट वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यार कम समय में आपको हमको ज्यादा से ज्यादा और काम की चीजें देनी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। नेक्स्ट जो है वो है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या हो जाएगा? तो जस्ट फिजिकल चेंज का ऑपोजिट, फिजिकल चेंजेस कहते थे इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। केमिकल चेंजेस में क्या हो जाएगा? इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? अब इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे, क्या होंगे? जैसे मान लो मैंने कागज को जलाया, पेपर को बर्न किया। पेपर को बर्न करने के बाद आपको जो मिलता है, क्या वो कागज ही रहता है? क्या आप दोबारा उस पर लिख सकते हो? नहीं। मीन्स बर्निंग ऑफ पेपर जो है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इसी तरह से यदि मैं मान लो बात करता हूं रस्टिंग ऑफ आयरन,
रस्टिंग ऑफ आयरन आप लोग समझते होंगे, आयरन में जंग लग जाता है तो इसी को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो पहले तो आयरन होता है बिल्कुल यार शाइनिंग आयरन, लेकिन जब रस्ट लग जाता है तो यार बेकार हो जाता है, वो कोई काम का नहीं रह जाता है आपका। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, एक तरह का केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरह से डाइजेशन ऑफ फूड की यदि हम बात करें, डाइजेशन ऑफ फूड, या फिर हम बात करें कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। आपका वेजिटेबल जो होता है, पहले आलू था, टमाटर था, धनिया था, जो भी था, लेकिन कुक होने के बाद, वो पकने के बाद क्या वो आलू और मटर और धनिया रह जाता है क्या? नहीं रह जाता है। मतलब जब एक बार उसको कुक कर दिया जाता है तो ऐसे में वो बिल्कुल न्यू सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसलिए इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज कह देंगे। समझ में आ रही बात है? तो एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूं तो एक तो एग्जाम्पल आपका बर्निंग ऑफ पेपर हो जाएगा, बर्निंग ऑफ पेपर। इसके बाद कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है। तो ये सारे, इसके बाद राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। पहले आपका फल कच्चा होता है, लेकिन जब पक जाता है तो उसका टेस्ट, उसका स्मेल सब चेंज हो जाता है। यानी फल का जो पकना, राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आपके डेली लाइफ में होते हैं, जो कि जिसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। और जनरली केमिकल चेंज को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। किसी फिजिकल मेथड के हेल्प से हम लोग केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत केस ऐसे होते हैं जिसको किसी भी कंडीशन में आप रिवर्स ही नहीं कर सकते हो, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर यदि जल गया तो आप फिर रिवर्स आ ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग केमिकल चेंजेस कहने वाले हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे की बात, जो हमारा आज का टॉपिक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो पहले हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन को, उसके बाद हम आएंगे केमिकल इक्वेशन पे, ओके ना। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब सिंपल सा बात है, ऐसे कोई भी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व हो, उसे हम केमिकल रिएक्शन कह देंगे। जैसे अभी हमने बोला बर्निंग ऑफ पेपर, यस, बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल रिएक्शन। जहां पे पेपर का बर्न हो रहा मींस O2 के साथ वो रिएक्ट कर रहा है और वो समथिंग कंपाउंड बना रहा है। तो बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज देयर इज अ केमिकल चेंज इन्वॉल्व। तो जहां पे भी केमिकल चेंज इन्वॉल्व है वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ, दैट्स इट। समझ रहे हो ना बात को? तो केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना बहुत ही सिंपल है, जिस ऐसे कोई भी प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज इज इन्वॉल्व, केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे कोई भी प्रोसेस जहां पे भी केमिकल चेंज आपको दिख जाए उसे हम केमिकल रिएक्शन कह देंगे। बात समझ में आई? अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा यार कि कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ये हम बताएंगे कैसे कि भाई कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हमें पता कैसे चलेगा? तो कुछ इसके पहचान से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके हेल्प से आप बता सकते हो कि यार कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हुआ। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स से यहां पे ये मतलब है ना कि यार किस तरह से हम पहचानेंगे, वो पहचान क्या है किसी केमिकल रिएक्शन के होने का, सबूत क्या है। तो पहला जो सबूत है, जो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, पहला जो है वो है चेंज इन स्टेट। इसका क्या मतलब है अभी हम लोग समझ लेंगे। चेंज इन टेम्परेचर, ये जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं ना, इसमें से यदि कोई भी आपको चेंज ऑब्जर्व हुआ, इसका मतलब समझ जाना कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ रहे हो ना बात को यार? हाँ, तो चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, और एक पॉइंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो प्रेसिपिटेट क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक
ठीक है। तो ये सारे आपके फैक्टर्स है जिसके हेल्प से आप बता सकते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं। जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे आपका एनसीईआरटी में पहला जो एक्टिविटी है वो मैग्नीशियम रिबन का ही है, एक्टिविटी नंबर 1। सारे एक्टिविटी को मैं भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा। Mg+O2 ये आपका क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम एक्चुअली रिबन शेप में होता है, ठीक है ना, रिबन टाइप का दिखता है वो। जब इसका हम लोग बर्निंग करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है तो ऐसे में आपको एक व्हाइट ऐश कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है, व्हाइट ऐश। ऐश का मतलब बिल्कुल पाउडर। जैसे आप कागज को, पेपर को जलाते हो तो आपको क्या मिलता है, लास्ट में एक बिल्कुल पाउडर टाइप का सब्सटेंस मिलता है ना। यहाँ पे भी उसी तरह का कुछ सब्सटेंस मिलता है जिसका कलर व्हाइट होता है, इसलिए ये जो व्हाइट ऐश टाइप का कंपाउंड मिला ये एक्चुअल में होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन की हम बात करें तो यार बिल्कुल सॉलिड होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, व्हाइट ऐश मिल रहा है, ये पाउडर फॉर्म में होता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। तो ऐसे में यहाँ पे आपको चेंज इन स्टेट ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम जो होता है बिल्कुल व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। जैसे आप बचपन में फुलझड़ी जलाया करते थे दिवाली के समय, तो किस तरह से यार बिल्कुल व्हाइट कलर के साथ वो बर्न होता है, बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पे भी मैग्नीशियम का बर्निंग होता है, ठीक है। व्हाइट ऐश कंपाउंड क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। अच्छा, और भी एक्टिविटी इसी में, और भी कुछ 1-2 एक्टिविटी हैं। जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जब Ki दैट इज पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं। अब देखो यार, इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। यदि फॉर्मूला लिखने नहीं आएगा, जैसे मैंने लेड नाइट्रेट बोला, पोटेशियम आयोडाइड बोला, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला, तो ये सब यार फॉर्मूला आपको लिखने आना चाहिए। यदि फार्मूला लिखने नहीं आएगा तो फिर आप इस चैप्टर में इतने सारे रिएक्शन है ना, उसको याद कर ही नहीं सकते, याद रख ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए यार यदि आप लोगों को फार्मूला लिखने नहीं आता तो इससे पहले मैं एक लेक्चर बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से किसी भी तरह के कंपाउंड्स का आप फार्मूला कैसे लिखोगे वो आप आसानी से समझ सकते हो। तो वो आप जिनको फार्मूला लिखने में दिक्कत आता होगा वो जरूर यार उस लेक्चर को देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरे चैप्टर में यार बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स दिखेंगे, तो आप उतने सारे कंपाउंड्स का फार्मूला रट तो नहीं सकते हो ना, याद नहीं रख सकते दिमाग में। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा यार फार्मूला हम किसी कंपाउंड का लिखते कैसे। तो उसके लिए सिंपली आपको वैलेंसी याद रखना होता है। जैसे लेड नाइट्रेट की हम बात करें तो लेड आयन Pb पे +2 चार्ज होता है, +2 वैलेंसी होता है। नाइट्रेट आयन NO3 -1 वैलेंसी -1 होता है। तो बस ये वैलेंसी यदि आपको याद है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कंपाउंड का फार्मूला इजिली लिख दोगे। तो इसलिए यार फार्मूला एटलीस्ट पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनके बीच रिएक्शन होता है तो यहाँ पे PbI2 लेड आयोडाइड बनता है और प्लस लेड आयोडाइड के साथ यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, दैट इज KNO3। याद रखिएगा यहाँ पे PbI2 जो है ना, PbI2 ये आपका एक्चुअल में एक येलो प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में बता देते हैं। जब कोई रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्शन के दौरान क्या होता है, कुछ सब्सटेंस सॉल्यूशन में घुलने के बजाय, डिजॉल्व होने के बजाय वो नीचे जाकर उस वेसल, उस कंटेनर के नीचे जाकर सेटल डाउन कर जाता है, बैठ जाता है, जम जाता है। तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं हो पाया, वो नीचे जाके सेटल डाउन कर गया, उसे ही हम लोग प्रेसिपिटेट कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने सैंड को, रेत को पानी में डाला, तो सैंड पार्टिकल्स क्या पानी में डिजॉल्व होगा कि वो नीचे जाके बैठ जाएगा, हाँ, तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा, सेटल डाउन कर जाएगा, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो लेड आयोडाइड है ना, PbI2, ये भी नीचे जाके प्रेसिपिटेट कर देता है। और जनरली प्रेसिपिटेट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय देयर कलर, यानी उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है। जैसे लेड आयोडाइड का कलर क्या है, येलो प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे देखो मैंने एक बात और भी बताया था, कुछ रिएक्शंस, कुछ प्रोसेस आपको चेंज इन स्टेट से पता चल जाएगा। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में का फॉर्मेशन जो हो रहा था, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, व्हाइट ऐश बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में बना था, फिजिकल स्टेट चेंज हुआ। इस वाले में कलर आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो ये सब जो फैक्टर ऑब्जर्वेशन है ना, इस बेसिस पे आप बता सकते हो कि यार कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें से यदि जैसे फिजिकल स्टेट कहीं चेंज हो गया तो वह ज़रूरी है कि भाई केमिकल रिएक्शन वहाँ हुआ ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे आप आइस को जब हीट करोगे तो मेल्ट करोगे तो वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या वो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है? नहीं, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। आइस में भी पानी था, लिक्विड वाटर में भी पानी है,
H2O ही है, इसलिए नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ वहाँ पे। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि कोई आपको कहीं चेंज दिखा तो इसका मतलब वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि इसमें से कोई भी यदि आपको ऑब्जर्व हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, इसका एक प्रूफ जरूर है। ठीक है, अच्छा एक दो एक्सपेरिमेंट और भी यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में एक्टिविटी दिखेंगे। जिंक ग्रेन्यूल्स का जब HCl के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक आपका जो होता है वो उसको हम लोग ग्रेन्यूल्स मतलब टुकड़े के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है ना, जिंक मेटल को बिल्कुल सॉलिड मेटल को लेकर डुबा नहीं देते HCl सॉल्यूशन में, जिंक को टुकड़ा टुकड़ा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको फिर HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जब पीसेस के फॉर्म में होते हैं ना, टुकड़े टुकड़े के फॉर्म में होते हैं, तो ऐसे में सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है उनका और रिएक्शन वहाँ फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो जिंक ग्रेन्यूल्स को जब HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका Zn जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड का यदि फार्मूला नहीं लिखने आता भाई दिक्कत है, इसलिए फार्मूला लिखने आना चाहिए, नहीं तो इतना सारा रिएक्शंस कहाँ से याद रख पाओगे। हाँ, तो जिंक क्लोराइड प्लस यहाँ पे H2 गैस बन जाता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे भाई बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग अभी डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, अभी मैं जस्ट प्रोडक्ट लिखकर छोड़ दे रहा हूँ, बैलेंसिंग की हम बाद में बात करेंगे। ओके ना। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। अभी हम बताएंगे गैस के लिए हम लोग एरो अप करके दिखलाते हैं, जो प्रेसिपिटेट बनता है उसके लिए एरो डाउन लिख देते हैं। ठीक है ना, ये सब हम लोग रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है ना, कहाँ क्या यूज़ करते हैं वो सब हम केमिकल इक्वेशन में जानेंगे। तो फिलहाल ये केमिकल रिएक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया ना। यदि आपको ये सारे ऑब्जर्वेशन कहीं दिख रहा है दैट मीन्स वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ओके, तो ये चीज़ें तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग वो केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानते क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन सिंपली एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पहले मैं लिख देता हूं, फिर एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। चलिए इसका क्या मतलब है, सिंपल सा। अभी मैग्नीशियम का बर्निंग देखे थे ना, क्या हो रहा था वहां पे, मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा था और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट एच कंपाउंड बना रहा था ना। इसका मतलब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन टू फॉर्म व्हाइट एस, और ये व्हाइट एस कंपाउंड कौन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो इस रिएक्शंस को हम वर्ड फॉर्म में तो इस तरह से लिख दिए कि मैग्नीशियम रिबन बर्न होकर क्या बना रहा है, व्हाइट एस कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। लेकिन अब इतने सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, सभी को वर्ड के फॉर्म में लिखना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिकली किस तरह से, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग का मतलब होता है रिएक्शन विथ O2, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, इसी प्रोसेस को बर्निंग कहते हैं या कंबशन भी कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम का बर्निंग हो रहा है, दैट इज MgO2 के साथ कंबाइन कर रहा है एंड इट फॉर्म्स व्हाइट एज MgO। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस वाले जो वर्ड फॉर्म था ना, इस वर्ड फॉर्म ऑफ रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, मैग्नीशियम के लिए Mg लिख दिया, बर्निंग विथ O2 का मतलब O2 और व्हाइट एस कंपाउंड MgO होता है तो MgO लिख दिया। तो इस तरह से जो वर्ड फॉर्म इक्वेशन था इसी को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिए और इसी फॉर्म को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बात समझ में आई केमिकल इक्वेशन का मतलब। चलिए अच्छा, अब केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन में आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है। क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, हमेशा ये जो एरो होता है ना, अब इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, जो एरो होता है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने का काम करता है। दूसरा, एरो का जो डायरेक्शन होता है ये आपको रिएक्शन का डायरेक्शन बतलाता है। रिएक्शन का डायरेक्शन मतलब ये, मतलब रिएक्शन आगे की ओर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यदि हम एरो ऐसा लगा दिए, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, एक एरो आगे एक एरो पीछे, दोनों एक ही रिएक्शन से हो सकता है साथ में दिख जाए। इसका मतलब रिएक्शन आगे की भी ओर जा रहा है, पीछे की ओर भी आ रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं इन्हें, रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब रिएक्शन प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। समझ रहे हो। इसके अलावा यदि कहीं
कोई सब्सटेंस का आपको फिजिकल स्टेट पता है, मान लीजिए हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO की बात किए, तो जैसे मैग्नीशियम के बारे में आपको पता है कि भाई ये सॉलिड होता है, तो हम इसको S लिख देते हैं सॉलिड के लिए। O2 गैस होता है, गैस के लिए G लिख देते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड होता है, इसके लिए भी हम S लिख देते हैं। यानी फिजिकल स्टेट को S, लिक्विड, गैस के लिए G लिख देते हैं, और हम लोग कहीं कहीं AQ भी यूज करते हैं। AQ का मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब जब कहीं वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, मतलब कहीं भी वाटर का सोल्यूशन प्रेजेंट है ना, तो वहां पे हम AQ यूज कर देते हैं। जैसे आपको यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले NaCl एक्वस, ये एक्वस होता है, एक्वस, इसका मतलब ये होता है ना कि सोडियम क्लोराइड जो NaCl है वो वाटर में प्रेजेंट है, मतलब यहाँ NaCl एंड वाटर दोनों प्रेजेंट है, उसे हम NaCl एक्वस लिख देते हैं। तो जहां पे भी AQ दिख जाए दैट मीन्स वहां वाटर प्रेजेंट है लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। गैस के लिए हम लोग एरो अप, थोड़ी देर पहले बताए थे प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में PPT लिखेंगे हम। प्रेसिपिटेट वही जो नीचे जाकर सेटल डाउन कर जाता था, बैठ जाता था। सैंड वाला एग्जांपल दिए थे ना, रेत पानी में डालेंगे तो नीचे जाके बैठ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल था वो लेड आयोडाइड PbI2 वाला था, येलो प्रेसिपिटेट बनाता था। तो प्रेसिपिटेट के लिए हम लोग एरो डाउन यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहीं कोई रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज हो रहा हो, टेम्परेचर हमको दिखलाना हो, प्रेशर दिखलाना हो, तो ये सब के लिए हम लोग एक एरो खींचते हैं, और एरो के ऊपर यदि कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो कैटलिस्ट का नाम लिख देते हैं। टेम्परेचर प्रेशर पता हो तो टेम्परेचर और प्रेशर दिखला देते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो केमिकल इक्वेशन तो समझ में आ गया आप लोगों को, केमिकल इक्वेशन होता क्या है। नेक्स्ट जो है वो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड एंड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब देखो जैसे Mg + O2 गिव्स MgO, ठीक है ना। अब यहां पे Mg + O2 मिलकर क्या बना है, MgO। जरा ध्यान से देखना और मुझे बताना। यहां पे मैग्नीशियम के कितने एटम है, 1 एटम। O2 ये पता है ना यार, O2 का मतलब होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम है। यदि नहीं पता तो यार सुन लो और समझ लो। O2 लिखते हैं ना, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होता है पता है ना यार, ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये सब नहीं पता होगा तो अपना बेसिक लेक्चर में अपलोडेड है सब कुछ। तो मॉलिक्यूल का मतलब ग्रुप ऑफ एटम। देखो यार ये सब मैं थोड़ा सा साइड में बता दे रहा हूं। मॉलिक्यूल का मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे O2 का एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं। N2 की बात करें, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं। O3 ओजोन बोलते हैं, ओजोन। O3 ओजोन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट हैं। वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है। मान लीजिए मीथेन गैस की बात करते हैं, CH4, तो मीथेन का एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, फार्मूला क्या है, किसका फार्मूला है ये, ग्लूकोज का, C6H12O6। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम है, 6 एटम। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 12 एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 6 एटम। यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो चलिए ये सब चीज आप लोग जानते ही होंगे बहुत सारे बच्चे। तो अब यहाँ पे देखना, मैग्नीशियम का एक एटम, प्रोडक्ट में जरा देखो तो मैग्नीशियम का कितने एटम है, एक ही एटम है। चलो अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के इधर साइड कितने एटम है, 2। इधर कितने एटम है, 1। मतलब ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम जो है ना, इधर साइड और इधर साइड, दैट इज इधर वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, और इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो 2, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एटम है 1, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दोनों साइड बराबर नहीं है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में प्रोडक्ट साइड में यदि इक्वल नहीं है तो इसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कह देंगे। और ऐसे केस में हम लोग जब उनका नंबर को बराबर कर देते हैं दोनों साइड, तो उसे हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। यदि हम अभी आपसे पूछे कि ये वाला रिएक्शन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन।
स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखिए यार, ये शॉर्ट में हम लिख रहे हैं केमिकल इक्वेशन को इस तरह से। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल इन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो स्केलेटल मीन्स number of atoms of each element are not equal in reactant and product side, in reactant and product side। तो अब बात आती है, जब बराबर नहीं है तो एक दिमाग में आपके भी दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि यार इधर जब हम रिएक्टेंट की बात कर रहे थे, रिएक्टेंट में हमने मैग्नीशियम का एक एटम लिया था, ऑक्सीजन का 2 एटम लिए थे। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम ही है। ऑक्सीजन का एक एटम और गया कहाँ? आपके दिमाग में चल रहा होगा ना चीज। मतलब यार रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम तो चलो दोनों साइड बराबर है, चलता है। इधर हम ऑक्सीजन का 2 एटम लिए, प्रोडक्ट में हमको एक ही एटम मिला भाई, तो ये एक ऑक्सीजन एटम गया कहाँ? इसका मतलब ये जो हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसमें कुछ कमी है, कुछ खामी है। तो फिर इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सिंपल यही कहता है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कि यार जितना हम लोग रिएक्टेंट में मास ले रहे उतना ही मास प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। सिंपल से कॉमन सेंस लगाओ, यदि आप 100 ग्राम 100 ग्राम यदि रिएक्टेंट ले रहे हो तो प्रोडक्ट भी आपको कितना मिलना चाहिए? 100 ग्राम मिलना चाहिए ना। तो मास दोनों साइड बराबर कब होगा? जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बराबर हो जाए। इधर मैग्नीशियम एक लिए, इधर भी मैग्नीशियम एक रहे। इधर हम ऑक्सीजन का यदि 2 एटम ले रहे हैं तो इधर भी ऑक्सीजन का 2 एटम कर दो। यदि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट दोनों साइड सेम हो जाएगा तो अपने आप यार मास इक्वल हो जाएगा दोनों साइड और हमारा काम हो जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब ये जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है ना, ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास जितना हम लिए हुए थे रिएक्टेंट में उतना ही हमको प्रोडक्ट में मिलना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से तो यार नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग किसकी बात करते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम कहेंगे किसको? किसको कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? तो ऐसे केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। समझ में आ गया? मैं लिख देता हूं यार इसको शॉर्ट में। सच रिएक्शन इन विच number of atoms of each element in reactant and product side are equal। समझ में आ रही ना बात यार? तो ऐसे रिएक्शन जहां पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हो जाए, मतलब वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो यहां पे एक और सवाल पूछता है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन? व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत है? बताओगे आंसर? तो सिंपली टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट ना करे इसलिए, ठीक है। तो मैं जस्ट लिख देता हूं टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करे, इसके लिए जरूरी है बैलेंस, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने, ताकि जितना रिएक्टेंट में मास ले उतना ही प्रोडक्ट में मिले। तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि भाई कोई केमिकल इक्वेशन आपको दिया है, कोई स्केलेटल केमिकल इक्वेशन दिया है, तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो देखो यार, इसको हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं, एक नहीं मतलब 2-4 एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। आप लोग स्कूल में प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो हम लोग पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी पहले, ठीक है ना। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो नहीं पता होता, जिसकी वजह से बच्चे बार बार फंस जाते हैं। तो इसलिए वो बेसिक बातें क्या है वो समझ लो। जैसे मान लीजिए MgO लिखे, इसमें मैग्नीशियम के कितने एटम है? 1। ऑक्सीजन के कितने एटम है? ये चीज़ तो समझ में आ रहा है।
बहुत बेसिक सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक मैग्नीशियम का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। इसी तरह से यदि हम CaCl2 की बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम के कितने एटम दिख रहे हैं? एक कैल्शियम का एटम दिखा। क्लोरीन के कितने एटम दिख रहे हैं? 2। ठीक है, चलिए ये चीज़ तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखे CaOH ट्वाइस, तो इसमें जरा मुझे बताना इसमें कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है, पहले मुझे ये बताओ कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है? कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इतना तो समझ में आ रहा है ना, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम के कितने एटम है यहाँ पे? तो 1 एटम कैल्शियम के हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम है? तो ये OH पूरे में ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई किया गया। इसका मतलब ये 2 इस ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाइड है, ये हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो गए और साथ ही साथ हाइड्रोजन के भी 2 एटम हो गए। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हुआ? मल्टीप्लाइड है ना, इसलिए। मान लीजिए Al2SO4 होल थ्राइस, जरा सोच कर बताना यहाँ पे किसके कितने एटम है? एल्युमिनियम के कितने एटम है? तो Al2 मतलब 2 एल्युमिनियम का एटम है। सल्फर का कितना एटम है? 3 एटम सल्फर का है। ऑक्सीजन का कितना एटम है? तो 12 ऑक्सीजन का एटम है। 12 कैसे हुआ समझ में आया? ये 3 जो मल्टीप्लाई है ना वो सल्फर में भी है और ऑक्सीजन में भी है, यानी सल्फर में भी 3 हो गया और ऑक्सीजन 4 था, 4 3 जा 3, तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन एटम हो गया। तो ये बेसिक सी बातें समझ में आ रही होगी, उम्मीद है आप लोगों को। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है जो आपको ध्यान में रखना है, यदि मान लीजिए MgO है, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अगेन अब मैग्नीशियम के कितने एटम हो गए और ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए? हाँ, तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम के भी 2 एटम हो जाएंगे और ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो जाएंगे, क्योंकि अगेन ये 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट के साथ जो केस यहाँ पे हो रहा था ना, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। तो सेम वे में मान लीजिए CaCl2 है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सामने, तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कैल्शियम के कितने एटम हो गए? 2। क्लोरीन के कितने एटम हो गए? तो 2 2 सा 4 क्लोरीन एटम हो गए। समझ में आ रही बात? चलिए अब थोड़ा आप लोग सोच कर खुद ही बताना, यदि मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई 3 से, चलो इस बार 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बताना अब कैल्शियम के कितने एटम हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए, हाइड्रोजन के कितने हो गए, सोच कर बताना। तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करें, कैल्शियम का पहले 1 एटम था, 3 से मल्टीप्लाई होते ही कैल्शियम के 3 एटम हो गए। ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया? तो ऑक्सीजन 2 है, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन एटम हो गया। समझ मारा ना कैसे क्या हुआ? ये OH होल ट्वाइस है ना, इसका मतलब H भी 2 O भी 2 हो गया। पहले तो ये 2 से पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये O2H2 बन जाएगा, CaO2H2। ये कैसे बना समझ में आया? OH ट्वाइस है ना, तो CaO2H2 ब्रैकेट को हटा दिए और सामने 3 से मल्टीप्लाई है। तो कैल्शियम के तो 1 ही एटम थे, तो 3 कैल्शियम, ऑक्सीजन के 3 2 जा 6, हाइड्रोजन के 3 2 जा 6। समझ में आई बात? चलिए यार एक लास्ट एग्जांपल का भी देख लो यार, Al2SO4 होल थ्राइस। मान लीजिए हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, जरा आप लोग बताना एल्युमिनियम के कितने, सल्फर के कितने और ऑक्सीजन के कितने एटम हो जाएंगे टोटल? तो देखो जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 एल्युमिनियम। एक चीज़ तो यदि दिक्कत जाए तो आप ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे इधर? Al2S3O 4 3 जा, समझ में आ रहा? ये S3 कैसे हो गया, O12 कैसे हो गया, और सामने मल्टीप्लाइड है 4 से, तो जैसे ही सामने मल्टीप्लाइड है 4 से, तो ऐसे में एल्युमिनियम 8 4 3 जा 12 सल्फर हो गया, और प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ऑक्सीजन हो गया। तो ये चीज़ समझ में आया ना यार तुम लोगों को? इसका क्या मतलब है? तो देखो यार ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में कभी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार मल्टीप्लाई करने से किस में क्या चेंज आया। ठीक है, तो इसलिए यार मैं थोड़ा बेसिक्स पहले कवर कर दिया। अब हम लोग आते हैं यार किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एक सिंपल सा पहले एग्जांपल लेते हैं। Mg + O2 क्या बनाया है? MgO बनाया। बैलेंसिंग करना है हमें, तो आपको क्या करना होता है ना, सबसे पहले हम लोग उस कंपाउंड को पकड़ते हैं रिएक्शन में, उस कंपाउंड को पकड़ते हैं। वो कंपाउंड रिएक्टेंट साइड में भी हो सकता है, प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है।
तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। सर अब बताओ कौन सा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है? तो भाई MgO ही तो है। MgO में मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन भी आइटम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे मैग्नीशियम से। बैलेंसिंग करते समय एक चीज़ और याद रखना है, जब भी आपको बैलेंस करने के लिए कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना हो ना, तो हमें मल्टीप्लाई कोफिशिएंट में होता है। ये नहीं कि सर मैग्नीशियम के इधर, अच्छा पहले ये चीज़ जरा मुझे बता देना, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि ये भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है? ये बैलेंस्ड है कि नहीं है? तो देखो यार, मैग्नीशियम के एक एटम, मैग्नीशियम के एक एटम, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन के एक एटम, ऑक्सीजन का नंबर बराबर नहीं है, इसलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। यदि बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? अब मैग्नीशियम तो 1 और 1 बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन ना बराबर नहीं है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ये नहीं कि सर ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, MgO2 इधर O2 हो गया, बात बराबर। हाँ, तो ये चीज़ मत करना, इससे क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला ही चेंज हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो MgO होता है, MgO2 नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपाउंड ही कुछ और बन जाएगा, ठीक है, और ये तो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। कहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है? यहाँ पे कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई की तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम कितना हो गया? मैग्नीशियम भी 2 हो गया, जबकि इधर मैग्नीशियम कितना था? 1 था। तो अब फिर मैग्नीशियम को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करा जाए? मैग्नीशियम 2 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया यार मैग्नीशियम 2। अब एक बार फिर से लास्ट में चेक कर लेना कि क्या सभी आइटम बराबर तो है रिएक्टेड और प्रोडक्ट साइड। तो देखो मैग्नीशियम 2 था, 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2 था, 2 ऑक्सीजन, बात खत्म। और चलो यार एग्जांपल देखते हैं। Zn प्लस HCl इट गिव्स ZnCl2 प्लस H2। सोचो सबसे पहले हम लोग किस कंपाउंड से स्टार्ट करें? जिसमें नंबर ऑफ आइटम सबसे ज्यादा दिख रहा है वहां से स्टार्ट कर दो। जिंक तो अकेला है, HCl में 2 आइटम, ZnCl2 में Zn और Cl है 2 आइटम, और H2 अकेला है। तो जिंक क्लोराइड में नंबर ऑफ आइटम सबसे ज़्यादा है, 2 क्लोरीन 1 जिंक, तो जिंक क्लोराइड से स्टार्ट करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई जिंक क्लोराइड से स्टार्ट करेंगे तभी हमारा रिएक्शन बैलेंस हो पाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। आप एक बार जहाँ मन करे भाई वहाँ से स्टार्ट कर दो बैलेंसिंग, जब बैलेंस ना हो तो फिर चेंज कर दिया करना, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल, एक बार हो सकता है गलती हो, फिर दोबारा कोशिश करके देखना, कुछ और नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना, कुछ ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और से मतलब गलत सही करते करते अपने आप रिएक्शन कुछ समय के बाद बैलेंस हो जाएगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो थोड़ा शॉर्ट अप्रोच है, आपका जल्दी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो ZnCl2 यहाँ पे आपका Zn और Cl में भी हम किसको पहले देखेंगे? जिसमें नंबर ऑफ आइटम जिसका ज़्यादा है। तो क्लोरीन के 2 आइटम है, जिंक के 1 आइटम, क्लोरीन से ही हम स्टार्ट करते हैं। 2 आइटम में नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा है ना क्लोरीन का, इसलिए क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहीं पे हम। अब ये नहीं कि सर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते सारा प्रॉब्लम खत्म, हाँ ऐसा ना, कभी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना। कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? सामने कोफिशिएंट में हमेशा मल्टीप्लाई करना। तो Cl2 था, इधर भी Cl2 हो गया, बात बढ़िया। लेकिन यहाँ पर जरा देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन भी 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन, वाह इधर भी हाइड्रोजन 2 ही है, बात बराबर। अब आगे कौन बचा? जिंक। जिंक सब सेट, फिर से एक बार चेक कर लो कि यार सब बैलेंस है कि नहीं है। तो Zn1 हाइड्रोजन 2 Cl2 मतलब अब जाकर ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। समझ में आ रहा किस तरह से बैलेंस करना होता है रिएक्शन को। चलिए यार 1-2 रिएक्शन और देख लो। CH4 प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करा जाए? तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस मॉलिक्यूल में दिख रहा है, किस कंपाउंड में दिख रहा है? CH4 में दिख रहा है। CH4 से स्टार्ट करते हैं, ओके हाँ। तो CH4 में भी नंबर ऑफ एटम्स कार्बन का इधर कितना? 1, इधर 1, कार्बन तो बराबर है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितना दिख रहा है? 4, और तो रिएक्टेंट में कहीं हाइड्रोजन नहीं है। यदि मान ले एक से ज़्यादा जगह हाइड्रोजन होता तो सबको काउंट करते हैं, फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट में बैलेंस करते हैं, समझ रहे हो। तो उधर 4 हाइड्रोजन एटम है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है। क्या करा जाए? यहाँ पे कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4, इधर भी 4, 4 4 बराबर, डन। अब किसका बारी? ऑक्सीजन। काउंट करते हैं यार ऑक्सीजन, 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2, इधर भी 2 ऑक्सीजन पड़ा है, तो टोटल ऑक्सीजन 4 है प्रोडक्ट साइड में। ये नहीं कि सर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ऑक्सीजन, ये वाला 2 ऑक्सीजन को भूल गए, ऐसा गलती ना करना आप लोग। तो ये 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, टोटल कितना ऑक्सीजन हो गया? 4 ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन है? 2,
किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए? 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4 हो गया ना यार काम। तो इस तरह से ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब लास्ट में को फिर से चेक कर लो सभी आइटम को। कार्बन के एक आइटम बराबर हाइड्रोजन 4 आइटम, हाइड्रोजन 4 आइटम बराबर ऑक्सीजन 4, इधर से 2 और इधर से भी 2 बराबर। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। चलो यार एक और रिएक्शन देखते हैं। Fe प्लस H2O, तो ये आपका Fe3O4 प्लस H2 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन को बैलेंस करना है। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। आप लोग थोड़ा वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश करना इस रिएक्शन को बैलेंस करने की। यदि बैलेंस कर लिए मतलब समझ गए तुम लोग यार। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करा जाए? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम, इसमें भी किसका एटम सबसे ज्यादा दिख रहा है? ऑक्सीजन का ना। ऑक्सीजन से स्टार्ट कर देते हैं। 4 ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन है? केवल एक। क्या करा जाए? 4 से मल्टीप्लाई कर दें, काम हो गया। ऑक्सीजन 4 4 बराबर। अब किसका बारी आएगा? आयरन। आयरन कितना? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब किसका बारी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना है? 2। क्या से मल्टीप्लाई किया जाए? 4 से। 4 2 जा 8, इधर भी 4 2 जा 8। बाकी सब आइटम हो गए बैलेंस। समझ में आ रहा किस तरह से बैलेंस करना है? तो यार रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप ये अप्रोच ले सकते हो। तो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगा अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो यार एक एक चीज मैं यहां पे लेते हुए चल रहा हूं। ऐसा नहीं कि यार ये एक रिवीजन हम यहां करवा रहे हैं तो कुछ चीजें स्किप कर देंगे, ऐसा नहीं है। हर एक चीज आपको यहां पे बतलाया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए यार आप लोग बस अच्छे से एक बार पढ़ो और समझने की कोशिश करो। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सा केमिकल रिएक्शंस होंगे? तो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन जो आपको पढ़ने हैं यहां पे। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट जो है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट नहीं बोलेंगे, इसका नाम ही है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स एक्चुअली में रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन से मिलकर ही बना है रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जिसके बारे में हमें नेक्स्ट स्टडी करना है, ठीक? तो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, ठीक है? इससे पहले रिएक्शंस को भी हम लोग 2 तरह क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज। यानी रिएक्शंस एनर्जी चेंज के बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं, एक एंडोथर्मिक और दूसरा एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या और एक्सोथर्मिक को किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो पहले हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर लेते हैं। एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शन को कहेंगे जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा हो। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? ऐसे रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। जैसे एक एग्जांपल की हम बात करें, अभी हम आगे भी देखने वाले हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन जिसको हम कहते हैं, जब हम लोग लाइम स्टोन को हीट करते हैं ना, तब जाकर ये कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम कहलाता है ये, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हमको डिकम्पोज कराना है, तोड़ना है, तो उसके लिए हीट देना पड़ेगा। तो हीट देना पड़ रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जनरली जितने भी आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, डिकम्पोजिशन अभी हम बताएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। जनरली डिकम्पोज में हम डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे वो सारे के सारे एंडोथर्मिक होंगे। ऑल decomposition reactions are endothermic। शॉर्ट में एंडो लिख दिया, समझ जाना यार तुम लोग।
अच्छा, इसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो, रिलीज हो, तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज, ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग क्या कह देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देंगे। एग्जांपल की यदि हम बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी कोई कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, जब भी कोई कॉम्बिनेशन होता है तो वहां पे हमें एनर्जी, मतलब वहां पे एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो उसको हम जैसे कोई भी कंबशन की बात कर लो, कंबशन और बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, कंबशन और बर्निंग, किसी चीज को जब जलाते हैं ना तो वहां से हीट इवॉल्व होता है, हीट रिलीज होता है, इसलिए वो रिएक्शन क्या होता है आपका, एक्सोथर्मिक होता है, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस। जैसे मान लो यार हम लोग ये क्या बोलते हैं उसको, मोमबत्ती, कैंडल को बर्न कर रहे हैं, तो बर्न करते तो वहां से क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है ना, हीट रिलीज होता है ना, तो हीट रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स वो रिएक्शन कैसा रहा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहा होगा। तो बर्निंग और कंबशन ऑफ एनी सब्सटेंस, इवन जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जैसे मान लो C+O2 गिव CO2, ये भी बर्निंग ऑफ कोल है। इवन H2+O2, चलो यार इस एग्जांपल को भी हम नहीं लिखते हैं। तो जितने भी बर्निंग है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो आपके ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चंस आते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या होता है जानते ही हो आप लोग, रेस्पिरेशन। तो सवाल ये आता है कि भाई रेस्पिरेशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो रेस्पिरेशन में होता क्या एक्चुअली, तो जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे राइस, पोटैटो, ठीक है ना, जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ब्रेड, चपाती, तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। पहले किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और वो ग्लूकोज क्या करता है, जो हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, कंबाइन करके, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इवॉल्व करता है। और वहां से जो एनर्जी मिल रहा होता है ना, वही एनर्जी हमारे बॉडी को मिलता है और हमारा बॉडी कोई भी काम करने में सक्षम होता है। मतलब जो ग्लूकोज हम लोग लिए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो हम लोग लिए कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। और ये ग्लूकोज क्या होता है, जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। जहां पे भी ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है उसे हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज का कंबशन हो रहा है एक तरह से, यानी हमारे बॉडी में भी बर्निंग चल रहा है, कंबशन चल रहा है ग्लूकोज का विथ O2, और ये CO2 गैस बना देता है, जो कि हम लोग एक्सेल कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, H2O बनता है, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। और यही एनर्जी जो निकल रहा होता है वो हमारा बॉडी काम करने में काम में लाता है। यानी इस प्रोसेस में हम क्या देखें, एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इसलिए रेस्पिरेशन प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। गॉट इट, क्लियर? तो चलिए, तो एंडो और एक्सो तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग अपने मुद्दे की बात पे आते हैं, और जो हमारा मुद्दे का बात था वो ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से रिएक्शन थे? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? तो ऐसे रिएक्शन जहां पे टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। बड़ा सिंपल सब डेफिनेशन है। दोज रिएक्शंस, ये सच रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल की भी हम बात करें तो सबसे पहले जैसे मान लो कंबशन ऑफ कोल, इट फॉर्म CO2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाया, तो ये क्या हो गया? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। H2 और O2 मिलकर यदि आपका H2O बना रहा है तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए, हम जहां पे भी रिएक्शन की बात कर रहे हैं वहां पे हम बस रिएक्शन लिख रहे हैं, बैलेंस नहीं कर रहे हैं।
तो बैलेंस आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर कर देना, क्योंकि बैलेंस नहीं करोगे तो हो सकता है एग्जामिनर मार्क्स काट ले, फिर आप कुछ कह नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो मैं तो थोड़ा रिवीजन चल रहा था यार, मैं तुम लोग बैलेंस करने आता है इसलिए मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग को माइंड अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग एग्जाम में बैलेंस ज़रूर करना। तो H2 + O2 गिव्स H2O। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिएक्शंस हो जाएंगे, जैसे आपके कैल्शियम ऑक्साइड + H2O। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम कहलाता है, क्विकलाइम। तो याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्विकलाइम, तो याद रखें कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको पानी में डालते हैं, देखते हो ना चूना जो लाते हो आप लोग घर पे, तो जो चूना लाते हो वही के क्विकलाइम CaO। जब उसको पानी में डालते हो तो क्या बनता है, एक सोल्यूशन बन जाता है लाइम का, जिसको हम लोग लाइम वाटर कहते हैं या स्लैग्ड लाइम कहते हैं। और इस प्रोसेस में यदि आप कभी नोटिस किए हो, मान लो आप किसी टिन कंटेनर में वो जो कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम को वाटर में डाले हो ना, तो कभी नोटिस किए हो यदि टिन कंटेनर है, मेटल का कंटेनर है, तो ऐसे में देखना धीरे धीरे थोड़ी देर में क्या होगा, वहाँ से हीट इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है और वो मेटल कंटेनर, टिन कंटेनर गर्म हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रोसेस में क्या हुआ, एक्चुअल में हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस कैसा, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रहा है ना। इवन जितने भी प्रोसेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। अरे यार देखो यार, जितने भी ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होंगे, ये याद रखेंगे। गॉट इट ना। तो इस तरह के बहुत सारे और भी रिएक्शंस हो सकते हैं इस कैटेगरी में, जहां पे भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए, जैसे H2 + Cl2, H2 और Cl2 मिलकर क्या बना देगा, HCl। तो दो हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर HCl बनाया, सिंगल सब्सटेंस। अगेन ये आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गए। N2 + H2, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ रिएक्शन को, ये आपका अमोनिया बना देता है, NH3 अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मेशन भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया। याद रखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक है। दैट मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड, इवॉल्व्ड। समझे बात को। चलिए अरे, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट होता है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन में टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। तो मैं लिख देता हूं यार इसको सिंपली, सिंगल सब्सटेंस। ऐसे रिएक्शन देखिए ना, मैं पूरा कंप्लीट डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं बस की पॉइंट जो होता है ना उसको लिख रहा हूं। तो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस decomposes to form more than one product, यानी यहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक सब्सटेंस आपके मोर देन वन प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब हमको उसको डिकम्पोज कराना है, तोड़ना है, तो हीट देना पड़ेगा। इसलिए ये सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। बात समझ में आई। अच्छा, फर्दर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी जो है ना वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है जो एनर्जी हम दे रहे हैं ना वो किस फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है ना। एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं ये भी मायने रखता है। तो इसलिए यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे सबसे पहला हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो ये आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का सिंपल सा मतलब है जहां पे ऐसे रिएक्शन विच नीड्स हीट एनर्जी, यानी हीट देकर यदि हम कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हैं तो देन दैट रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। सिंपल सा एग्जांपल के लिए हम बात करें, मतलब हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज गिवन, यानी हीट के हेल्प से ये रिएक्शन होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग, कैल्शियम कार्बोनेट का यदि हीटिंग करेंगे तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड देता है प्लस CO2 गैस देता है। याद रखेंगे इस चीज को, CO2 क्या मिलता है, गैस मिलता है। ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट भी है। कैल्शियम, ये सब यार याद रखना, लाइमस्टोन कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को।
कॉमन नेम पूछ दिया जाता, लाइमस्टोन का फार्मूला लिखिए, ठीक है। तो लाइमस्टोन का फार्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कभी कभी पूछ देता, CO2 का टेस्ट, कोई गैस यदि CO2 इवॉल्व हुआ तो वो CO2 को आप टेस्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए क्या तरीका है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टेस्ट ऑफ CO2 गैस। तो CO2 को गैस को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इस CO2 गैस को लाइम वाटर से पास कराते हैं। किससे पास कराते हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH ट्वाइस। तो जब हम लोग कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराते हैं तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O यहाँ से अलग हो जाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, ये वाइट पीपीटी होता है, और इसी वाइट पीपीटी के बनने के वजह से जो सॉल्यूशन होता है लाइम वाटर जो था वो मिल्की हो जाता है। समझ रहे हो, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से बनाएं तो द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल यार मिल्कीनेस छा जाता है। समझ में आया, तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कैसे करते हैं। चलिए, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल ये हो गया, और भी एग्जांपल देख लो। लेड नाइट्रेट को हीट कर लो, PbNO3 ट्वाइस को, ठीक है। इसका नाम क्या, Pb का नाम होता है लेड, NO3 नाइट्रेट आयन होता है, तो लेड नाइट्रेट को यदि हम हीट करते हैं तो यहाँ पे देखिए यार, याद रखेंगे क्या क्या बनता है, लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2, ये दो कंपाउंड मिलते हैं। और हाँ, ये NO2, और ये NO2 जो है ना, ये एक्चुअल में ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस रिलीज होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे O2 गैस भी आपका बनता है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का हीटिंग से लेड ऑक्साइड मिला प्लस NO2 प्लस O2, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। NO2 फ्यूम्स का मतलब वेपर टाइप का, तो याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है कि भाई लेड नाइट्रेट के हीटिंग के दौरान एक ब्राउन फ्यूम्स गैस बनता है, राइट द फार्मूला ऑफ दैट ब्राउन फ्यूम गैस। फार्मूला क्या है, NO। समझ में आया, तो अब एक और एग्जांपल इसमें आपको NCERT में मिलेगा। तीसरा एग्जांपल, आयरन सल्फेट FeSO4, ठीक है ना, .7H2, या हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट कहलाता है। ये FeSO4.7H2O का जो कलर होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर होता है। जब इसको हीट, ये सभी रिएक्शन में देखना हीट दे रहे हैं, यानी हीट के हेल्प से ऐसे रिएक्शन को कराया जा रहा है, इसलिए इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं। तो यहाँ पे आयरन सल्फेट को जब हीट देते हैं तो ये आपका बना देता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। एक फेरस ऑक्साइड होता है, एक फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरस लिखते हैं जब आयरन +2 वैलेंसी में होता है, फेरिक लिखते हैं जब आयरन का वैलेंसी +3 होता है। यहाँ पे आयरन का वैलेंसी +3 है, देखो तभी तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ऑक्सीजन का 2 यहाँ पे वैलेंसी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना। नहीं पता कोई बात नहीं, ये फेरिक ऑक्साइड याद रखना है। और साथ में दो गैस बनता है SO2, और यहाँ पे एक और गैस मिलता है SO3। तो ये जो FeSO4.7H2 होता है, ये कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, आयरन सल्फेट। इसको हम हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड क्योंकि यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यदि H2O के मॉलिक्यूल्स आप हटा लोगे ना तो ये कलरलेस हो जाता है, इसलिए H2O का एक बड़ा रोल होता है, ये कलर प्रोवाइड कराता है बहुत सारे क्रिस्टल को। ओके, तो ये आपके थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हुए। इसमें जितने भी रिएक्शन देख रहे थे ये सारे जगह हमको हीट देना पड़ रहा था। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होंगे जहाँ हीट के जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोवाइडेड, मतलब सच डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है और वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, या फिर इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। मतलब क्या है यार, देखो वाटर का हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब
हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, ये एक्सपेरिमेंट आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। आपके बुक में एक मतलब कि एक कंटेनर लिया गया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दो मेटल प्लेट लगा देते हैं, एक पॉजिटिव बैटरी से एक निगेटिव बैटरी, 6 वोल्ट का कोई बैटरी यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। इसमें दो मेटल प्लेट लगा दिए या फिर कोई भी ग्रेफाइट का 2 रॉड हम लोग लगा दिए, ठीक है ना। सिंपली इस बैटरी से के एक से ग्रेफाइट रॉड, दूसरे से ग्रेफाइट रॉड लगा दिए। पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा इलेक्ट्रोड होता है इसको हम लोग एनोड कर देते हैं। पहली चीज तो बैटरी के टर्मिनल से हम कोई भी मेटल प्लेट जोड़ देते हैं या फिर कोई भी आपका कंडक्टर को जोड़ दें तो वो इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे दोनों के दोनों है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब एनी मेटल प्लेट और एनी कंडक्टर विच हैज बीन कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। किसी को बैटरी का टर्मिनल से यदि हम किसी को जोड़ दिए ना, किसी मेटल को, तो उसे हम इलेक्ट्रोड कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोड आपका 2 टाइप का हो सकता है, आइदर एनोड या कैथोड। एनोड किसको बोलेंगे? जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, और कैथोड किसको बोलेंगे? जिसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए। तो ये एनोड हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका? कैथोड हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ हम लोग लेते हैं इस कंटेनर में, सॉल्यूशन में पानी। क्या लेते हैं यार? पानी। और इस पानी में थोड़ा सा हम लोग एसिड, फॉर एग्जांपल H2SO4 हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? साथ में थोड़ा सा एसिड। ये एसिड क्यों ऐड कर देते हैं? तो एसिड का जस्ट यही रोल होता है ना कि ये जो वाटर होता है ना, प्योर वाटर, थोड़ा याद हो आप लोग को, वाटर क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। तो इसलिए प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर कभी नहीं लिया जाता इलेक्ट्रोलाइसिस में। हम लोग थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं। एसिड का काम बस ये होता है ना कि वो सोल्यूशन को कंडक्टिंग बना देता है, मीन्स इट नाउ बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सकता है और यहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? एसिड का क्या रोल है? ये भी सवाल पूछा गया है इससे पहले। तो एसिड का रोल क्या है? टू मेक दिस सोल्यूशन कंडक्टिंग। चलिए, तो जब हम लोग जैसे स्विच ऑन कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये स्विच था, जैसे स्विच ऑन कर देंगे तो स्विच ऑन करते ही करंट इसमें दौड़ेगा। करंट दौड़ेगा तो रिएक्शंस होगा एनोड पे और कैथोड पे। तो जो रिएक्शंस होता है ओवरऑल वाटर का डिकम्पोजिशन से वो H2 और O2 दो गैस बनता है, एक H2 और दूसरा O2 बनता है। तो यदि हम रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर लें तो ये 2H2O गिव्स H2 प्लस O2 गैस। याद रखेंगे, जो H2 गैस इवॉल्व होता है वो आपका कैथोड के पास होता है, जबकि O2 गैस कहाँ इवॉल्व होता है? एनोड के पास। H2 गैस कहाँ बनता है? कैथोड पे। O2 गैस कहाँ बनता है? एनोड पे बनता है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात, जो H2 गैस का जो वॉल्यूम होगा ना, दैट विल बी ट्वाइस दैट ऑफ O2। यानी हाइड्रोजन गैस का यदि O2 गैस आपका 100 ml बना तो H2 आपका 200 ml बनेगा। मीन्स वॉल्यूम ऑफ H2 गैस इवॉल्व विल बी ट्वाइस दैट ऑफ O2 गैस। इज दैट क्लियर ना? तो ये चीज़ याद रखिएगा, H2O का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या क्या बातें हम बताएं। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो आपको एक कंटेनर लेना है, एक मेटल कंटेनर लेंगे, मेटल वेसल लेंगे, जिसमें हम लोग एक बैटरी से 2 ग्रेफाइट रॉड को कनेक्ट कर देंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। वो इलेक्ट्रोड जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से कनेक्ट कर देंगे उसे एनोड कह देंगे, और उस ग्रेफाइट रॉड को जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए उसको हम कैथोड कह देंगे। अब वाटर लिए भाई इस वेसल में और उसमें थोड़ा सा एसिड मिक्स कर दिए टू मेक द सोल्यूशन कंडक्टिंग, टू मेक इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगा इसमें, ऐसे में क्या होगा? वाटर जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिकली डिकम्पोज हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स H2 एंड O2। H2 इज फॉर्म्ड एट कैथोड, O2 इज फॉर्म्ड एट एनोड। वॉल्यूम ऑफ H2O फॉर्म्ड इज ट्वाइस दैट ऑफ O2। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। और एक थर्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होता है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसे रिएक्शन इन विच लाइट इज रिक्वायर्ड, मीन्स एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट के फॉर्म में एनर्जी दे तो उसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देते हैं। लाइट एनर्जी इज गिवन। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं यार, ठीक है ना? आप लोगों को डिटेल में लिखना हो तो दोज रिएक्शन विच इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। AgCl सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा
इसमें क्या होता है Ag प्लस Cl2 गैस अलग हो जाता है, बैलेंस कर दिए चलो यार, ठीक है ना। Ag का सिल्वर का जो नेचुरल कलर होता है वो ग्रे होता है, तो सिल्वर और क्लोरीन अलग। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो दिख रहा है ना यार, AgCl था ना, एक सिंगल सब्सटेंस था, वो Ag में और Cl2 में टूट गया, तो इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन AgBr, ये भी आपका सनलाइट में होता है, यहाँ से भी Ag प्लस Br2 गैस मिलता है आपको। और ये जो रिएक्शन दिख रहा है ना सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का डिकम्पोजिशन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है ना। पहले के ज़माने में जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी हुआ करता था वहाँ ये आपका AgBr वाला रिएक्शन होता था। ओके, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हमारी बात हो गई, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का रिएक्शन है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड टाइप का अपना ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन, अभी तक कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन देख चुके हैं, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ऐसे रिएक्शन, दो रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट और अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लो रिएक्टिव मेटल। समझ में आई बात, यानी एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा होगा, किसी लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा होगा, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। तो शॉर्ट में लिख देता हूं, रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal। अच्छा, अब बात यह है कि मोर रिएक्टिव किसको कहेंगे, लेस रिएक्टिव किसको कहेंगे। तो कौन मोर रिएक्टिव मेटल होगा, कौन लेस रिएक्टिव मेटल होगा, इसके लिए आता है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या आता है बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे मैं नाम लिख दे रहा हूं, रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, और इसके नीचे आ जाता है छाप, CHAAP, छाप। तो चलिए यार इसको याद कैसे करते हैं, मैं लिख देता हूं यार इसका निमोनिक्स। अब अलग अलग जगह आपको अलग अलग दिख सकता है, जैसे आपको यार इजी लगे वैसे याद कर लेना, ठीक है ना। केदारनाथ का माली आलू का है तो एल्युमिनियम, ठीक है ना। केदार में पोटेशियम, नाथ सोडियम, का कैल्शियम, माली का मैग्नीशियम, आलू का एल्युमिनियम, जरा जिंक, फीके से पकाता है, तो यहाँ फीके का मतलब Fe, फीके का मतलब आयरन, Fe, फीके से पकाता है, यहाँ से का मतलब S मतलब टिन, SN टिन, तो फीके से पकाता है। फीके से पकाता है, पा फॉर PB दैट इज लेड, पकाता है, और है का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, और इसको छाप याद रखिए। अब छाप में क्या क्या चीज आपका आ गया, तो C का मतलब होता है कॉपर, H का मतलब यहाँ पे Hg है मर्क्यूरी, A का मतलब है Ag, A का मतलब अगेन Au, P का मतलब Pt प्लेटिनम। Ag Au में भूल जाओ तो याद रखना अल्फाबेटिकली G पहले आता है अल्फाबेट में, U बाद में आता है, इसलिए Ag पहले लिखेंगे, Au को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो छाप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर वाला है मोर रिएक्टिव है, जो ऊपर वाला है वो मोर रिएक्टिव है, नीचे वाला जो है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग कोई भी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतला सकते हैं, कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, ये सारी चीजें। देखो अब हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देखना, मान लीजिए Fe प्लस CuSO4, CuSO4 का जो कलर होता है ब्लू सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। Fe का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। ये आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाता है FeSO4.Cu, और FeSO4 का जो कलर हो जाता है वो ग्रीन हो जाता है। आयरन सल्फेट अभी बताए थे ना, हाइड्रेटेड, एक्चुअली में FeSO4 आपका जो होगा वो आपका
कलरलेस होता है, लेकिन ये सब जो रिएक्शन होता है वो एक्वस सॉल्यूशन रहता है। और एक्वस सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में इसका कलर ग्रीन होता है, इसका कलर ब्लू, यानी जो CuSO4 का ब्लू कलर है ना वो फेड हो जाता है, डिसकलर हो जाता है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि व्हेन आयरन मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपियर्स, व्हाई दिस हैपेंस। तो रीजन याद रखेगा, आयरन बीइंग अ मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, और इस तरह से इन दिस वे FeSO4 a green solution is formed and thus blue solution disappear। बात समझ में आ रहा कि Fe क्या क्या मोर रिएक्टिव है ना, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस करते हैं, कॉपर लेस रिएक्टिव। देख लो यार Fe यहाँ है, कॉपर कहाँ है, यहाँ पे है। बात आई समझ में ना। इसी तरह से और एग्जांपल देख लो, Zn प्लस CuSO4 ये बना देता है आपको। अगेन जिंक और कॉपर में क्या कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जिंक और कॉपर की यदि हम बात करें तो जिंक यहाँ है, कॉपर यहाँ है, जिंक ऊपर है मोर रिएक्टिव, दैट मीन्स दिस रिएक्शन विल आल्सो टेक प्लेस एंड इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस Cu। ZnSO4 होता है व्हाइट या कलरलेस सॉल्यूशन होता है, CuSO4 ऑलरेडी बता चुके हैं हम ब्लू। अगेन यहाँ पे ब्लू सॉल्यूशन गायब हो जाएगा। अच्छा यदि सवाल आपसे पूछ दिया जाए CuSO4 प्लस सॉरी ZnSO4 प्लस Cu व्हाट प्रोडक्ट यू विल फॉर्म, क्या होगा यहाँ पे। तो देखो यार Cu being a less reactive metal that means Cu cannot, copper cannot displace zinc from zinc sulfate solution। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों, कॉपर लेस रिएक्टिव है ना, जिंक मोर रिएक्टिव है ना, तो कॉपर डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, मीन्स नो रिएक्शन विल टेक प्लेस हियर। गॉट इट। चलिए एक और रिएक्शन जैसे देख लीजिए, मान लीजिए Pb प्लस CuCl2 है, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा, Pb आपका और Cu कौन ज्यादा रिएक्टिव है, देखो Pb इधर है, Cu इधर है, तो Pb ऊपर है मोर रिएक्टिव है, मीन्स Pb कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम CuCl2 सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये PbCl2 प्लस Cu अलग हो जाएगा, यानी ये सारे रिएक्शन क्या है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा नहीं होगा ये चीज समझ में आ रहा है ना यार तुम लोग को। हाँ जैसे मान लीजिए Zn प्लस HCl क्या बनेगा ये, तो Zn और Cl, अब ऐसा तुम लोग मत करना पता चला Zn और HCl मिलकर ZnCl प्लस H बना दिए, ऐसा ना करना। काहे कि ZnCl नहीं बनता, ZnCl कोई कंपाउंड नहीं होता, वैलेंसी रूल को वायलेट कर देगा। Zn का वैलेंसी 2 होता है, Cl का वैलेंसी 1 होता है। कंपाउंड जब भी बनाएंगे तो फार्मूला यार सही से लिखना होता है। जिंक क्लोराइड बना रहे ना तो जिंक क्लोरीन, जिंक का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो Zn1Cl2, तो ZnCl2 लिखेंगे। और हाइड्रोजन H के फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, H2 होता है, इसलिए H2 लिखेंगे। क्या ये रिएक्शन होगा, कैन जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl? यस। कैसे, जिंक यहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव है, जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl सॉल्यूशन। इसलिए जब मेटल आपका कोई एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो H2 गैस इज फॉर्म। बट इफ वी टेक कॉपर इन प्लेस ऑफ जिंक, विल दिस रिएक्शन बी फिजिबल, विल इट प्रोड्यूस H2 गैस, बताइए जरा। तो कॉपर जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर क्या H को डिस्प्लेस कर सकता है? नो। क्यों? कॉपर है नीचे, हाइड्रोजन है ऊपर, हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव, तो इसलिए ये मोर रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस नहीं होगा कॉपर के द्वारा, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। बात आ रहा है समझ में आया तुम लोगों को? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में था। तो उम्मीद है कि यार ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, बस आपको उसके लिए ये चीज़ याद होना, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। कुछ कुछ कलर आप लोग यार याद रखना, कलर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है कलर। चलिए इसके बाद अब हम लोग पहुंचे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट था, अब क्या हो चुका, डबल डिस्प्लेसमेंट हो चुका। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, तो ऐसे रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। तो रिएक्शन इन विच exchange of ions takes place, exchange of ion takes place between, ये between है, between the reactants, यानी रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन यदि कहीं हो तो उसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं यार।
जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बैरियम क्लोराइड, देखो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, ये बैरियम यहां, ये सोडियम है, बैरियम प्लस यहां आ जाएगा, सोडियम प्लस यहां आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा और ये BaSO4 और प्लस ये Na यहां आ गया ना, तो Na और Cl मिलकर क्या बनाएगा, NaCl। बैलेंसिंग से हमें मतलब नहीं है, इसलिए बैलेंसिंग कहीं कर दिए कहीं नहीं किए तो उसको माइंड मत करना यार तुम लोग को कि सर को नहीं आता, ठीक है ना, वो तुम लोग को खुद से कर लेना है। तो BaSO4 प्लस 2 NaCl बन गया। यहाँ पे याद रखिएगा बैरियम सल्फेट जो बन रहा है ना, इसका कलर व्हाइट होता है, ये भी आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट को यदि डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक और एग्जांपल देते हैं, फिर प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, वो भी चीज़ जान लेते हैं। एक रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़े हैं, एक्टिविटी आपके बुक में भी दिया है, लेड नाइट्रेट, सॉरी हाँ, लेड नाइट्रेट को जब हम लोग KI के साथ ट्रीट करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो यू गेट व्हाट, PbI2 प्लस KNO3। तो यहाँ पे जो PbI2 होता है, इसका कलर याद है, कलर याद रखना, जहाँ पे भी हम कलर लिख रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है कि येलो कलर्ड सब्सटेंस इज फॉर्म, राइट द फार्मूला ऑफ दैट येलो कलर्ड सब्सटेंस, ये रिएक्शन लिख देगा, राइट द फार्मूला ऑफ द व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो याद रखिएगा BaSO4, इसका येलो कलर होता है, ये येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो यहाँ पे भी एक्सचेंज रिएक्शन हो रहा है, कैसे, ये K यहाँ आया और K यहाँ आया, Pb यहाँ आया, बस जब फार्मूला लिखोगे ना यार तो अब पता चला कि सर K यहाँ आया, Pb इधर आया, तो इधर PbI होना चाहिए था, ये PbI2 कैसे हो गया। तो फार्मूला जब लिखोगे तो भाई वैलेंसी रूल, जहाँ पे भी मिल रहे हैं आपको फार्मूला वहाँ पे आपको वैलेंसी रूल फॉलो करना ही है, यानी Pb और I यदि कंबाइन करेगा तो Pb का वैलेंसी 1, आयोडीन का वैलेंसी 1। ये आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, फार्मूला किसी भी कंपाउंड का कैसे लिखते हो वो आप अच्छे से देख लेना, यदि आपको प्रॉब्लम आता हो तो, नहीं तो फिर याद नहीं हो पाएगा, इतना रट नहीं पाओगे तुम लोग। तो ये PbI2 बना देता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में, ये सब प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, यानी ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल होगा, जो डिसॉल्व नहीं होगा सॉल्यूशन में, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगा, ऐसे रिएक्शन जिसमें भी कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह देंगे। तो रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट बना, यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट बना, इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शन हम पहले बात कर चुके हैं जहाँ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो वो सारे रिएक्शंस भी आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल होंगे। समझ में आ रही ना बात। तो चलो यार, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में भी देख लिया, और अब हमारा लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो बचा है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। चलिए लास्ट जो है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है, तो देखो सबसे पहले इस दोनों टर्म से एक और रिएक्शन आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ये भी जान लो। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो। रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शन इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। अब हम पहले ये समझेंगे ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी यदि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या एक और डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। H2 का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। आइदर ऑक्सीजन का एडिशन बोल लो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जबकि हम यदि रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा ऑक्सीडेशन का। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग रिडक्शन कह देंगे। और
दूसरा हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कह देंगे, रिडक्शन। तो ये दो डेफिनेशन है, कोई एक याद रखेंगे उसको उल्टा कर देंगे तो वो हमारा रिडक्शन बन जाएगा। तो आप ऑक्सीडेशन याद रख लेना, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसी को उल्टा कर देंगे तो रिडक्शन का डेफिनेशन बन जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन डिफाइन करना हो तो रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। चलो यार कुछ एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं इसको। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे एक और चीज पूछा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। किसको कहते हैं ऑक्सीडाइजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या बोला मैंने, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो सब्सटेंस विच इज बीइंग रिड्यूस्ड, जिसका रिडक्शन हुआ, या सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन, और सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन, जिसका रिडक्शन हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। और इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट, या इसी को हम क्या कहेंगे, रिडक्टेंट। तो रिडक्टेंट हम किसको कह देंगे, तो ऐसे सब्सटेंस जिसका विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो उल्टा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। उल्टा है, ठीक है ना, याद रह जाएगा ना यार, हाँ याद रख लेना। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल की बात करेंगे। अरे यार चलिए एग्जांपल की हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए Cu प्लस H2 है, सॉरी CuO प्लस H2 है, ठीक है ना, ये आपका ब्लैक कलर होता है, कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। तो यहां पे देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये Cu प्लस H2O बना देता है। तो अब यहां पे देखना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, जरा समझना और बताना। तुम लोग पहले खुद से सोचो और बताओ। तो देखना यहां पे CuO किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। इसका मतलब CuO से क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ कि रिमूव हुआ, तो यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तभी तो कॉपर बना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, याद है ना। यदि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका मतलब CO का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। CO का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अच्छा, H2 का क्या हुआ जरा बताओगे। तो H2 का जरा देखो, तो H2O बन गया। एक चीज याद रखना यार, जब भी आपसे पूछे ना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमेशा किसी रिएक्टेंट का ही ऑक्सीडेशन होगा, किसी रिएक्टेंट का ही रिडक्शन होगा। ये नहीं कि भाई प्रोडक्ट में से हम कुछ आंसर बता दिए। आपको ऑप्शन में यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, MCQs क्वेश्चन हुए, तो आपको प्रोडक्ट भी दिख सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को आंसर कभी टिक नहीं करेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केवल रिएक्टेंट का होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी कोई रिएक्टेंट ही होगा, याद रखिएगा इस चीज़ का। ये नहीं कि मैं पूछा जा गया रिडक्शन किसका हो रहा है, आप कॉपर या H2O, नहीं, प्रोडक्ट का नहीं, प्रोडक्ट आंसर में रिएक्टेंट ही होंगे। आइदर ऑक्सीडेशन पूछा जाए या रिडक्शन, रिएक्शन आप जो आंसर होगा वो रिएक्टेंट का ही होगा। तो कॉपर H2 में क्या देखें हम, H2O, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है H2 में, दैट मीन्स H2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी H2 का क्या हम बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यदि अब बताइए, यदि आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किस तरह से बिहेव करेगा, दैट विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। बात आई समझ में। चलिए यदि समझ में आ गया तो अब आप लोग एक एग्जाम्पल खुद से बता दे भाई। ZnO प्लस C क्या बना देगा ये, तो Zn प्लस CO। जरा बताना यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। चलो, जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में। इसका मतलब यहां से क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका मतलब रिडक्शन किसका हुआ, ZnO। अब ये मत बोलना कि सर रिडक्शन जिंक का हो रहा है,
आंसर प्रोडक्ट नहीं लिखना है आपको, रिएक्टेंट ही होगा आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में आंसर, ठीक है ना। आइदर ZnO होगा या कार्बन होगा। तो ZnO ऑक्सीजन का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसलिए ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, चेक करो कार्बन, इधर कार्बन अकेला था लेकिन इधर क्या बन गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कार्बन में, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स कार्बन का ही क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में। यदि ऑक्सीडेशन कार्बन का हो रहा तो ये एजेंट कौन सा बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो ये एजेंट कौन सा बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, MnO2 प्लस HCl। चलिए यहां पे देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, MnCl2 बन जाता है प्लस H2O प्लस Cl2 बन जाता है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बनता है। आपको पहचानना किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो सबसे पहले बताना जरा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो पहले MnO2 को चेक करें, MnO2 किस में कन्वर्ट हुआ, MnCl2। आपको ये कैसे पता चलेगा किस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, कहाँ आपको हाइड्रोजन के टर्म में देखना है, कहाँ ऑक्सीजन के टर्म में देखना है, ये कैसे देखोगे। तो देख लो भाई ऑक्सीजन है ना, तो आपको ऑक्सीजन के टर्म में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि कहीं हाइड्रोजन लगा है तो वहाँ हाइड्रोजन के टर्म में देख लेना, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ओके ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा तो ऑक्सीजन के टर्म में देख लेंगे। तो MnO2 हम देख रहे हैं, प्रोडक्ट में जाके हमें पता चला कि यार इसने तो ऑक्सीजन लूज कर दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO2 का। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, HCl क्या बन गया, H2O। तो HCl से H2O बन गया, दैट मीन्स ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है इस HCl में, हो रहा है ना। HCl में क्या हुआ, H2O बन गया, तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसलिए हम ऑक्सीडेशन किसका बोल देंगे, HCl। यदि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रिडक्शन हो रहा है तो एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइज। जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग। इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, बस दिमाग आपको लगाना है पहचानने में कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आई। तो ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो देखेंगे इसका एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन डेली लाइफ, ठीक है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। अब है एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। तो देखो इसके दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन के। पहला जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है करोजन। क्या है, करोजन, जिसके बारे में आप थर्ड चैप्टर में ही पढ़ोगे, मेटल एंड नॉन मेटल्स में भी करोजन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में। फिलहाल करोजन होता क्या है, तो करोजन को हम लोग देखो किस तरह से डिफाइन करते हैं, स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड्स। मतलब स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल, या ईटिंग अप ऑफ मेटल का मतलब क्या है, मेटल खा जाना नहीं, मेटल धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज, डिग्रेड होने लगता है, यानी धीरे धीरे वो क्या हो रहा होगा, खत्म हो रहा होगा, खत्म हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को ईटिंग अप ऑफ कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो स्लो ईटिंग, स्लो का मतलब ये जो करोजन प्रोसेस है ना, एक स्लो प्रोसेस है। ये नहीं कि भाई एकदम से करोजन हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जंग लग जाता है ना, तो जो जंग लग रहा है रस्टिंग हो रहा है आयरन का, क्या तुरंत हो जाता है, नहीं, उसको सालों साल लग जाते हैं कभी कभी रस्टिंग होने में। तो इसलिए एक स्लो प्रोसेस, इसलिए स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड। इसमें एयर का भी रोल, मॉइस्चर भी होना चाहिए, इवन कहीं के एसिड्स भी आपका करोजन करा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ करोजन, तो इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन ही, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें क्या होता है आपका, आयरन जो होता है ना वो O2 और H2O के कॉम्बिनेशन से आपका बना देता है Fe2O3.XH2O, ठीक है ना। Fe आयरन मेटल ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या बना देता है, Fe2O3.XH2O, और इसी कंपाउंड को कहा जाता है रस्ट। इसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, हाइड्रेटेड
फेरिक ऑक्साइड, जो कि आपका रस्ट का फॉर्मूला है। हाइड्रेटेड क्यों? H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना यहाँ पे Fe2O3 के साथ, इसलिए। ओके ना, तो रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाए तो याद रखिएगा। कैसे बनता है? आयरन मेटल O2 और वाटर के कांटेक्ट में आने से। वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स नहीं है कि भाई एक मॉलिक्यूल होगा कि 2 होगा 3 होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, इसीलिए .XH2O लिख दिया जाता है। ये हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। इवन सिल्वर का भी करोजन होता है, करोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर का करोजन कैसे होता है? तो जब सिल्वर आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ जब कंबाइन कर जाता है तो ये आपका Ag2S बना देता है प्लस H2। तो यहां पे जो Ag2S है यही एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जो कि सिल्वर के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए सल्फर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाता है। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। तो याद रखिएगा, सिल्वर का जो करोजन होता है वो किसके वजह से होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। याद रखना यार। चलिए एक और करोजन ऑफ कॉपर। तो कॉपर का करोजन क्यों होता है? तो Cu जो होता है ना कॉपर मेटल, वो एटमॉस्फेरिक CO2, O2 एंड H2O के साथ कंबाइन करके ये आपका बना देता है CuOH2.CuCO3। कॉपर का करोजन क्यों होता है? कॉपर जो है एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, एटमॉस्फेयर में O2 प्रेजेंट होगा, जो H2O प्रेजेंट होता है ना, उन सब के साथ कंबाइन करके एक ये ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर होता है जिसको हम लोग बेसिक क्यों बोल रहे हैं? OH आ गया ना, हाइड्रोक्साइड ग्रुप बेसिक होता है इन नेचर, पता होगा। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 दिख रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? कॉपर कार्बोनेट। तो ये जो ग्रीन कलर का एक लेयर, ग्रीन कोटिंग चढ़ जाता है कॉपर मेटल के ऊपर, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, हुज फॉर्मूला इज CuOH2.CuCO3। तो ये करोजन है। करोजन के 3 इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स जो आपको याद रखने हैं, आयरन का रस्टिंग, दूसरा सिल्वर का। आयरन रस्टिंग होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फॉर्मूला इज Fe2O3.XH2O। सिल्वर का करोजन होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S, ब्लैक कलर कोटिंग। कॉपर का होता है ड्यू टू ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बन, फॉर्मूला इज CuOH2+.CuCO3। ये डॉट है, मतलब ये एक तरह से मिक्स्ड कंपाउंड है, ठीक है ना, इनके बीच में प्लस नहीं है, दोनों कंपाउंड एक साथ मिक्स होते हैं, इस पूरे कंपाउंड को हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कह रहे हैं। ओके, चलिए लास्ट जो है वो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना, ये भी क्या एप्लीकेशन ऑफ रेंसिडिटी है। तो रेंसिडिटी को हम डिफाइन करते हैं प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ऑफ फूड मटेरियल्स, यानी कोई फूड मटेरियल जो होता है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इस ऑक्सीडेशन की वजह से फूड में जो है ना उसका जो स्मेल है, जो टेस्ट है वो बदल जाता है। इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है। तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ऑफ फूड मटेरियल एंड चेंजेस द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कह दिए? रेंसिडिटी। बात समझ में आया? रेंसिडिटी का वजह क्या है? ऑक्सीडेशन के कारण ये होता है, ठीक है ना। तो रेंसिडिटी का वजह यदि आपसे कोई पूछ दिया जाए कि रेंसिडिटी का वजह क्या है, तो इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। तो और किस तरह के फूड मटेरियल? खासकर यदि फैटी फूड्स हैं, ठीक है ना, जैसे फैट्स और ज्यादा होते हैं उनका रेंसिडिटी ज्यादा होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अब बात आती है कि भाई ये रेंसिडिटी को रोका कैसे जाए। रेंसिडिटी का सिंपल सा मतलब, जैसे आप ब्रेड को छोड़ दें, रोटी चपाती को आप छोड़ देते हो तो क्या हो जाता है? क्या वो यदि आप 3 घंटा 4 घंटा खुला यदि छोड़ दोगे, इवन 1 दिन के लिए छोड़ दोगे, तो क्या होता है? उसका टेस्ट जानते हो क्या हो जाता है? स्मेल आने लगता है, गंदा स्मेल आने लगता है, फॉल स्मेल आने लगता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। बात समझ में आई ना? तो रेंसिडिटी को हम लोग तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब किसी भी फूड मटेरियल को रेंसिड होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं किसी फूड मटेरियल को रेंसिड होने से बचाने के लिए। तो हाउ टू प्रिवेंट फूड मटेरियल्स फ्रॉम बिकमिंग रेंसिड। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप ले सकते हैं? तो देखिएगा,
तो इसके लिए देखिए सबसे पहला मेथड जो हम लोग यूज करते हैं वो ये, पहला जो मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं वो ये कि यार रेंसिड होता किस वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। यानी फूड मटेरियल जब O2 ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है तभी रेंसिडिटी स्टार्ट होता है। यदि हम फूड मटेरियल को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने ही ना दें तो ऐसे में हम उसको रेंसिड होने से बचा सकते हैं। तो इसलिए सबसे सिंपल तरीका है वो है आपका एयर टाइट कंटेनर। मतलब सिंपली आप क्या करोगे, जो फूड मटेरियल्स है उसको आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दो। इसलिए बाजार में आप देखते हुए एयर टाइट कंटेनर मिलता है। एयर टाइट कंटेनर का सिंपल सा ये मतलब है ना कि वो ऑक्सीजन को मीन्स बिल्कुल पैकिंग जो होता है वहां पे ऑक्सीजन को अंदर जाने ही नहीं देगा, ठीक है, बिल्कुल एयर को अंदर एंटर होने ही नहीं देता है। तो इस तरह से फूड मटेरियल के कांटेक्ट में O2 ऑक्सीजन आ नहीं सकता और इसलिए वहां पे फिर फूड मटेरियल का रेंसिडिटी नहीं हो सकता, फूड मटेरियल रेंसिड होने से बच जाता है। बात समझ में आ रही है? तो पहला तो आप ये स्टेप ले सकते हो भाई, एयर टाइट कंटेनर यूज करो फूड कंटेनर को रखने के लिए, उसको रेंसिड होने से बचाने के लिए। दूसरा आप क्या कर सकते हो, बहुत बार क्या होता है जो चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के जो पैकेट आते हैं वो पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस भरने से क्या फायदा होता है, तो जो फूड मटेरियल्स होता है, जो फूड मटेरियल्स है, जब उसको नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भर दिया जाएगा तो ऐसे में क्या होगा, यदि मान लीजिए ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आना भी चाह रहा होगा तो क्या हो रहा है, बीच में नाइट्रोजन गैस आ गया ना, नाइट्रोजन गैस का एक लेयर चढ़ा हुआ फूड मटेरियल के चारों ओर। तो इस तरह से नाइट्रोजन गैस क्या होगा, इस O2 को इस फूड मटेरियल के संपर्क में आने से रोकेगा। ये फूड मटेरियल O2 के कांटेक्ट में नहीं आ सकता है। जब कांटेक्ट में आ नहीं सकता है तो आपका ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता फूड मटेरियल का। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फूड मटेरियल का रेंसिडिटी भी नहीं होगा। तो बात समझ में आई? तो सेकंड ये भी मेथड यूज किया जाता है, नाइट्रोजन गैस N2 गैस इज फ्लश्ड इन पैकेट्स, यानी जिस भी पैकेट में फूड मटेरियल को रखा गया है उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है जिससे कि फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो ये दूसरा मेथड हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा थर्ड मेथड भी है, एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडेशन, फूड मटेरियल को ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जो सब्सटेंस यूज करा जाता है उसे हम कह देते हैं एंटीऑक्सीडेंट। मतलब यहां पे क्या हो गया, ऐसे सब्सटेंसेस यूज टू प्रिवेंट, which is used to prevent oxidation of food materials, यानी फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए जो हम लोग सब्सटेंस यूज करेंगे उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कह देते हैं। इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, BHA जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और एक और एग्जांपल होता है BHT। याद रह जाता तो ठीक है, नहीं तो बस एंटीऑक्सीडेंट याद रखना, ठीक है ना। तो ये आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन इसका नाम होता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, BHA एंड BHT, जिसका काम होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल को रोकना। तो इस तरह से भी हम लोग फूड मटेरियल को रेंसिडिटी होने से बचा लेते हैं। तो ये आपके तीन मेन मेथड्स है जिसके हेल्प से रेंसिडिटी नहीं होने दिया जाता है, प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग रेंसिडिटी को, ठीक है। तो इसी के साथ यार हमारा ये जो चैप्टर फर्स्ट था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर में हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप लोग अच्छे से यार इस लेक्चर को देखना, और उम्मीद है कि भाई इस लेक्चर में, इस चैप्टर में फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ईमानदारी से ऑनेस्टली यदि आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ते हो तो चलिए यार फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पे अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ फिर से एक चैप्टर के रिवीजन करेंगे। तो फिलहाल के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।